हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th वालों के लिए उनके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। जी हमें दोस्तों, ये हिंदी का वायरल मॉडल पेपर। जी हमें दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वायरल मॉडल पेपर है। इसमें से डिट टू सेम आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पूरी की पूरी केवल एक वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चूंकि आप जानते हो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जी हमें दोस्तों, ये नए पेपर पैटर्न के अनुसार जितना भी जैसे जो लेखक थे, कवि थे, उनकी रचनाएं, उनके प्रमुख विधाएं जो हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो रस छंद अलंकार हैं, तत्सम तद्भव परिवाची शब्द शब्द रूप, सबसे आप जानते हो कि अब बनाकर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए इस वीडियो में देखिए, ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव शुरू में है, इसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये वायरल मॉडल पेपर है क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का, तो इसको थोड़ा सा भी आपको मिस नहीं करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, आप लोग का 70 मार्क का पेपर होगा, 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम यानी 100 मार्क का आप लोग का पेपर होगा हिंदी का। इस 70 मार्क में से आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव रहेगा। ये जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा नए पैटर्न के अनुसार। और ये 50 मार्क के जिसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इनकी जो नॉर्मल मतलब कॉपी होती है उसी पे पेपर देना होगा। देखो, ऐसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ओएमआर शीट कैसी होगी। देखो, ये यूपी बोर्ड की क्लास 10 की ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार की होगी। ये पूरी की पूरी ओएमआर शीट है और एक नॉर्मल कॉपी जो होगी, ठीक है, उसका फर्स्ट पेज ऐसे रहेगा आप लोग। तो ऐसी एक मतलब नॉर्मल फर्स्ट पेज रहेगा कॉपी की मिलेगी और इस पर आपको जो 50 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका आंसर लिखना है। तो चूंकि इसको मैं भरना चलिए इस वीडियो में नहीं बताता हूं, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि कई वीडियो में मैं इसको बता चुका हूं भरना, ठीक है। और किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों को लेकर भरना आपको सिखा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करते हैं जो अभी ये स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले देखो, कुछ हम लोग ये निर्देश से सामान्य निर्देश से इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही सामान्य जो निर्देश होंगे ये आप लोग की मतलब परीक्षा में भी लिखे रहेंगे। तो आप वहाँ मतलब यहाँ देखो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो 15 घंटे यही सब पढ़ने को मिलता है। तो आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे, यही सब जान लो। देखो, यहाँ पे वही 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यह प्रश्न 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। अ में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव हैं और ब में 50 मार्क के सब्जेक्टिव, वही यहाँ पे बोल रहा है। और जो खंड अ में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उनका यहाँ पे लिखा है कि आंसर ओएमआर शीट पे देना है, और वो भी नीले और काले बाल पॉइंट पेन से, ऐसा नहीं कि जेल और पेन से आपको आंसर देना है, ठीक। उसके बाद जो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न वो 1-1 अंक है, नहीं 20 बहुविकल्पी प्रश्न का 20 अंक आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखो 1 घंटा आपको मिलेगा। जो खंड अ में यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करने का आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको सॉल्व करने का टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। अब इसमें आप 20 जो ऑब्जेक्टिव उनको आप 30 ही मिनट में सॉल्व कर लो, बाकी 2.5 घंटे इसमें लगाओ, ये तो आपका मन, ठीक। अब चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो थे हम लोग के सामान्य निर्देश। यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे, ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ के अंतर्गत है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लांतर युग के लिखा है, ठीक है। ये शायद गलत ये लिखा है, शुक्लोत्तर युग होगा शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो आप लोग याद रखना बाबू गुलाब राय भारतीय युग के लेखक है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बाबू गुलाब राय भारतीय युग के लेखक हैं, इसको आप लोग याद रखना। सेकंड प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि चिंतामणि किस विधा पे आधारित रचना है। सब लोग जानते हो भाई, चिंतामणि जो हम लोग के फर्स्ट चैप्टर यानी मित्रता के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी ही रचना है चिंतामणि, ठीक है। और यह एक निबंध विधा की रचना है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 3 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि गबन किसकी रचना है। ओके, ये गबन गोदान आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये किसकी रचना है भाई, सिंपल मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ओके ओके इसके बाद हम लोग 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। इधर हम लोग ये शुक्ल युग की यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 है कि शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की हमें समय सीमा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो प्रश्न संख्या 4 है इसका ऑप्शन दिया है कि 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 19 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन है, ठीक है, शुक्ल युग का कि इसकी समय सीमा क्या है। शुक्ल युग को चूंकि क्षयवादी युग भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी समय सीमा 1919 से 1938 तक मानी जाती है,
ठीक है। 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग को क्षयवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, और क्षयवादी अगर कभी मैं बताऊं, ठीक है, या लेखक बताऊं तो जयशंकर प्रसाद फेमस है, ठीक है, या महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और एक और है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 लोग शुक्ल युग के या क्षयवादी युग के आधार स्तंभ माने जाते हैं, ठीक। चलो ये चौथे के बाद हम लोग 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम डिट्टू यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में छपेगा, ठीक है। देखो नीड़ का निर्माण फिर ये जो हरिवंश राय बच्चन है उनके द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। तो ये सारा ये चारों खत्म, मतलब जीवनी, साक्षरता या भेंटवार्ता या रेखाचित्र खत्म ऑप्शन, आत्मकथा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो हम लोग का प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 हम लोग का आ जाता है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, नीर का निर्माण फिर, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कि क्या भूलूं क्या याद करूँ। ये क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, क्या याद करूँ, ये भी एक रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की ही, और वो इसकी भी विधा है आत्मकथा। तो नीर का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये 2 रचनाएं हैं, दोनों की दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं और आत्मकथा विधा की रचना है। आप लोग याद रखना, दोनों में से एक निश्चित है, आप लोग के बोर्ड में आएगा, 100% निश्चित है, ठीक। चलो उसके बाद प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। भाई प्रिय प्रवास हमें बताना है कि किस युग की रचना है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 है, ठीक है। तो देखो प्रिय प्रवास सबसे पहले तो ये किसके द्वारा लिखित है, काफ़ी फेमस रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा ये लिखित है, ठीक है। प्रिय प्रवास को किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। और यह हमें पूछ रहे क्या क्वेश्चन कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो यहाँ इसका मतलब ऑप्शन है कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, क्षयवादी युग। सही ऑप्शन है द्विवेदी युग, ठीक है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की, ठीक। और लेखक किसके प्रिय प्रवास के, कभी ये भी पूछ सकता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। चलो उसके बाद मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मधुशाला अभी हमने देखा हरिवंश राय बच्चन का नाम हमसे सुना, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर गलत, हरिऔध गलत, सुमित्रानंदन पंत गलत, ठीक है। ये जो मधुशाला है ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक। उसके बाद भारत भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस रचना है भाई साहब। भारत भारती किसकी रचना है, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है, कि भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की एक फेमस, काफ़ी फेमस रचना है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि आधुनिक काल कब से कब तक है, मतलब कब से कब माना जाता है। आधुनिक काल की हमें समय सीमा बताना है, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 9 है। सन 1843 से अब तक या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के समय को आधुनिक काल माना जाता है, या सन 1818 से 1936 तक का, या 1936 से 1943 तक के समय का। ये आपके तीनों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है ये कि सन 1843 से अब तक का जो समय है उसको आधुनिक काल माना जाता है, और इसको कई पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, ठीक। तो चलो ये प्रश्न संख्या हम लोग की 9 हो गई, 9 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद 10 हम लोग मतीराम, भाई काफ़ी फेमस कवि हैं, ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मतीराम किस युग के कवि है। आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के। प्रश्न संख्या 10 है, इसका सही ऑप्शन है रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल के एक काफ़ी फेमस ये कवि है मतीराम, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका हम लोग का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग, 1 मिनट, ये 10वें के बाद यहाँ 11वां प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो प्रश्न संख्या 11 है, आप लोग देख सकते हो। अब ये मतलब इधर जो अभी 10 प्रश्न हमने किया ये हिंदी की, ठीक है, प्रमुख लेखकों और प्रमुख कवियों की रचनाओं से और उनकी विधाओं से संबंधित था। अब 11 से जो 20 के क्वेश्चन मिलेंगे, अब ये आप लोग के हिंदी व्याकरण संबंधित मिलेंगे, जिसमें आप लोग का जैसे रस छंद अलंकार था पहले, मतलब जैसे रस छंद अलंकार था, तत्सम तद्भव शब्द, परिवाची शब्द था, उसके बाद आप लोग का मतलब शब्द रूप था, उपसर्ग था, प्रत्यय था, ठीक है, समास था। तो इन सब से अब क्या करेगा, पहले इनको मतलब सॉल्व करने का मतलब आता था, ठीक है, जैसे संधि थी, लेकिन अब आपका इससे ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग 11 से 20 के जो हिंदी व्याकरण संबंधित प्रश्न उनको देख लेते हैं। इस प्रकार हम लोग का 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो समाप्त। उसके बाद जो 50 मार्क का सब्जेक्टिव है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले
यहाँ क्वेश्चन है कि हाथ से रस का स्थायी भाव है। भाई हाथ से रस का स्थायी भाव सिंपल, भाई हाथ से रस में क्या होता है, हंसी एक तरह से हास उत्पन्न होता है, तो शोक है नहीं, रति है नहीं, निर्वेद है नहीं, हास, सिंपल, हाथ से रस का स्थायी भाव हास है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग 12 नंबर की सोहत ओधे पीठ पट श्याम सलोने गात मनव लीन बड़ी सैल पर आतपु, यहाँ आतपु है शायद गलत टाइपिंग है, प्रयोग प्रकाश, ठीक है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आप लोग की ना जो मतलब पद्य वाला भाग है, पद्य वाले भाग में ये कहीं ना कहीं ये लाइन दी हुई है, मैंने पढ़ा था, मैं खुद यूपी बोर्ड का स्टूडेंट था, ठीक है। तो मैं पढ़ा था, तो मुझे आज से 5-7 साल पहले मैं पढ़ा था इसको, मुझे अभी तक ये चीज़ें याद हैं कि मैं मतलब इसको पढ़ा था, किसी चैप्टर में है ये आप लोग के पद्य भाग में, उसी में का यह है, ठीक है। और इसमें हमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखो ये मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली इसको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा अलंकार है। बाकी ऑप्शन है कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, और यहाँ पे देखो ये गलत टाइपिंग है, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो हम लोग का 12 है, ठीक है, प्रश्न संख्या जो 12 है, इसका ऑप्शन जो ये सेकेंड है उत्प्रेक्षा अलंकार, यही सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, अब कैसे है क्यों है इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो इसी पे हम लोग का 10 मिनट लग जाएगा समझाने में, ठीक। चलो हम लोग का प्रश्न संख्या 13 आ जाता है। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ओके, हमें रोला छंद में बताना है कि कुल कितने चरण होते हैं, 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण या 5 चरण, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 13 है, ठीक है। क्या है, प्रश्न संख्या 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 4। देखो आपने जैसे देखा होगा, ऐसे मतलब कुछ लिखा है और यहाँ कामा और फिर यहाँ लिखा है, फिर यहाँ कामा, फिर यहाँ, तो इसको फर्स्ट चरण बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसमें आपने मात्रा भी गिना होगा, ठीक है, कि पहले और दूसरे चरण में इतनी इतनी मात्राएं होती है, इसमें इतनी मात्राएं होती है, आपने पढ़ा होगा, ये छंद तो आप जानते होंगे। तो इसमें रोला छंद में 4 चरण होते हैं, सिंपल, ठीक। उसके बाद चलो हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ओके, हमें आकर्षण शब्द में उपसर्ग बताना है, ठीक है। देखो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, तो देखो आकर्षण, कर्षण एक शब्द है, उसके पहले आ हम लोग का उपसर्ग लगा है, तो यहाँ आ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद चलो, और प्रत्यय क्या होता है, जो मतलब किसी शब्द के अंत में लगा होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का 15 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो यार देखो प्रत्यय के तो यहाँ ऑप्शन है कि 2, 5, 6, 3, शायद 2, एक मतलब तद्धित प्रत्यय और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देख लेना, मतलब इसके 2 प्रत्यय के भेद होते हैं, ठीक है, एक तद्धित, एक और होता है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न आ जाता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। हमें पीताम्बर में समास बताना है। पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र है, मतलब मतलब पीताम्बर मीन्स पीले वस्त्र वाला पीताम्बर, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा समास है। प्रश्न संख्या यह 16 है। यहाँ पे देखो हमने कर्मधारय, ये गलत टाइप है, द्वंद्व, ये बहुब्रीहि या तत्पुरुष, सही ऑप्शन है बहुब्रीहि, क्योंकि पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला एक तरह से, या जिनको हम कृष्ण बोल सकते हैं या विष्णु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है पीताम्बर में। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पे कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है, हमें ये बताना है। देखो 2 चीज़ें होती है, एक तत्सम रूप, एक तद्भव रूप। आप जानते हो एक तत्सम रूप, एक तद्भव रूप, तो हमें आंसू का तत्सम रूप बताना है, क्योंकि आंसू ये तद्भव है, मतलब अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द यानी तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा, अंशु होगा। तो देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है, अश्रु, ठीक है। इधर जो ऑप्शन 2 दिए होंगे वो गलत होंगे, तो आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा, ठीक। चलो इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट इस बगल, और इसके बाद देखो यहाँ 2 और ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि रोना, आँख, ये गलत है सब, ठीक। चलो यण संधि का सूत्र होता है, हमें यण संधि का सूत्र पूछ दिया कि यण संधि का सूत्र क्या होता है, यह प्रश्न संख्या 18 में, ठीक है। फर्स्ट है कि आद गुण या अक सवर्णे दीर्घ, इको यर्ची या वृद्ध रेची, ये सब गलत है, सही ऑप्शन है ये थर्ड, इको यर्ची, ये यण संधि का सूत्र है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप संस्कृत में भी पढ़े होंगे और हिंदी में भी पढ़े होंगे। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग का, ये हम लोग का कौन सा हो जाता है, 18 हो जाता है। उसके बाद हम लोग 19 देख लेते हैं। 19 क्या है, 19 में आप लोग देख सकते हो कि फलस्य शब्द का वचन एवं फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, सॉरी
ओके। ये फलस्य शब्द है, इसमें हमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा वचन और विभक्ति है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा फलस्य फलयो फलानाम, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। फलस्य फलयो फलानाम आपने पढ़ा होगा ऐसे, फल का रूप में एक उसी में पढ़ा होगा कि फलस्य फलयो फलानाम। ये षष्ठी विभक्ति में ऐसा होता है, ऐसा षष्ठी विभक्ति में होता है, और ये एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो हम लोग का षष्ठी विभक्ति एक वचन, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का, ठीक है। यही हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। चूंकि आप फल का रूप याद कर लेना, क्योंकि फल का कौन सा रूप पूछ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखो एक फल का रूप आप याद कर लेना, ठीक है। एक आप मधु का भी काफ़ी पूछता है, तो मधु का याद कर लेना, ठीक है। और साथ में ये देखो आपका एक धातु रूप से पूछेगा, तो आप पठ धातु का पूरा रूप याद कर लीजिएगा। 3 पूछेगा, पठ, लिख और हंस, ठीक है, लिख और हंस। तो आप एक ये याद कर लेंगे, तो इसके आधार पर इनका भी पूछ दे तो आप इनका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पठ धातु का पूरा 5 इसका मतलब टाइप होता है, 5 टाइप को याद कर लेना। यहाँ पूछ रहे कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो देखो जो अपठत है आपने पढ़ा होगा, अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे, ठीक है। तो इसका जो सही मतलब इसका आप जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है, ठीक है, कि अपठत धातु का वचन पुरुष एवं पुरुष रूप है, ठीक है। हम लोग का दिया है कि द्विवचन प्रथम पुरुष का रूप है अपठत, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखो अपठत, अपठताम, अपठन होता है, तो अपठत ये तो प्रथम पुरुष का रूप है, ठीक है, और एक वचन का ही रूप है, ठीक है। और ये किस में आता है, ये शायद हम लोग का लड लकार, आपने एक सुना होगा, लड लकार का ये रूप है, ठीक है। लड लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप है अपठत। आप पढ़े होंगे कि अपठत, अपठाम, अपठन, अपठ, अपठताम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लड लकार का पठ धातु का रूप, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव वाले प्रश्न पे, सब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। जितने भी हम लोग के सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो वर्णनात्मक प्रश्न, यानी खंड ब में 50 मतलब 50 नंबर का प्रश्न होगा। और इनका आंसर देखो, अब तक जो 20 हमने ऑब्जेक्टिव देखा उनका आंसर यहाँ पे ओएमआर शीट पे भरना होगा। यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट का मतलब बी सही था, तो बी को ऐसे मतलब आपको रंगना था, ठीक है। या जो भी इसका सही है उसको मान लो, दूसरे का ए सही है तो एक ऐसे मतलब आपको रंगना था, मतलब यहाँ पे 20 भरना था, 20 प्रश्नों को यहाँ पे भरना था। लेकिन जो हम लोग का अब ये होगा ना, ये मतलब इसको मतलब इसका आंसर नॉर्मल कॉपी आपको मिलेगी, उसी पे लिखना होगा। क्लियर है? तो चलो, जैसे इसमें अब फर्स्ट प्रश्न कैसा आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखो यहाँ पे क्या पूछेगा, फर्स्ट प्रश्न के अंतर्गत आपको ना एक ये गद्यांश दे दिया है और एक इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इस बगल देखो, एक इस बगल अथवा कर एक इस बगल गद्यांश दिया है, और दोनों गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न पूछ दिए, यहाँ भी 3 और यहाँ भी देखो 1 2 और एक अभी उस बगल है 3 प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न में हमेशा आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखने को बोलेगा, और सेकंड में आप लोगों को कुछ ये देखो जैसे ये रेखांकित अंश किया है तो ये रेखांकित अंश कर देगा और उसकी व्याख्या करने को पूछेगा। और थर्ड प्रश्न इस गद्यांश से कुछ भी उठाकर एक नॉर्मल प्रश्न पूछ देगा, तो उसका आंसर आप लोग इसको पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। तो इसका आंसर कैसे दोगे आप, तो सबसे पहले देखो इसको तो आपको पढ़ना है और पढ़कर पहचानना है कि आप लोग के ये किस चैप्टर से है। तो इसको आप लोग पढ़ोगे कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। फर्स्ट ही लाइन पढ़ने से आपको पता चलेगा कि यह मित्रता वाले चैप्टर से ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी इसका संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो मतलब मित्रता नामक है। देखो कैसे लिखोगे, एक बार मैं बोलता हूँ सीधे सीधे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से दिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऐसे आप लोग लिख दोगे। और रेखांकित अंश जो भी है इसकी आप लोग व्याख्या कर दो। तो यहाँ पर देखो मैं व्याख्या नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप करते रहना, देखते रहना। बाकी मैं बता दी कि यह किस चैप्टर से, एक और वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें इसको पूरा मैं लिख कर भी बताऊँगा कि आपको कैसे लिखना है, तो उसमें आप लोग इसको देख लेना, ठीक। बाकी चलो मैं आगे के जो भी प्रश्न है उसको करवा देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक ही करना है, मतलब वो कीजिए आप अथवा ये कीजिए, लेकिन चलो मैं दोनों को सॉल्व करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी क्या,
कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। देखो ये इतना मुझे पढ़ने से पता चल गया, बाकी आपको शायद न पता चल रहा होगा इसको पढ़ने से कि यह किस चैप्टर से है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड ये गद्यांश दिया है। ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, उसी का ये मतलब गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, ममता वाले का, ठीक है, ममता वाले चैप्टर का, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आप जानते हो कि इस चैप्टर में 3 मुख्य किरदार होते हैं, ममता और ममता के पिता, ठीक है, और एक शेर शाह जिसको अधर्मी बताया गया है, शेर शाह, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब इसके पिताजी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि शेर शाह से कुछ मतलब सोने के सिक्के शायद और एक थाली लेकर आते हैं, ठीक है। तो और वो फ्यूचर के लिए अपने मतलब रखते हैं, चुरा कर रखते हैं। तो वही ममता बोलती है उनको कि मतलब आप ये सब क्या करोगे, ये धन जुटा कर मतलब इस इनका सब आयोजन कर कर ये क्या होगा, क्या मतलब तो उसी पे मतलब ये पूरी पूरी बात है, ये लिखी गई है। चलो तो इतना जान गए, तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद, ऐसे संदर्भ लिख दोगे। और इसमें जो ये रेखांकित अंश किया गया है, इसका मतलब आप लोग व्याख्या कर देना, सिंपल। और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, तो वही मतलब इसके जो पिताजी हैं काफ़ी धन बिटोरते थे फ्यूचर के लिए, तो उसी को ईश्वर के विरुद्ध ममता ने बताया है। तो इसको आप लोग लिख दोगे अपनी भाषा में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप लोग आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब चलो हम लोग इसके बाद अगला हम लोग प्रश्न सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। देखो सेकंड प्रश्न में चूंकि क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें चूंकि 2 गद्यांश थे, तो इसमें अब सेकंड प्रश्न में 2 पद्यांश होंगे। जैसे कि यहाँ पद्यांश दिया है और एक नीचे देखो यहाँ पद्यांश दिया है, और दोनों पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड तो प्रश्न निश्चित है। फर्स्ट में आपको संदर्भ पूछेगा, सेकंड में यहाँ पे कुछ रेखांकित अंश कर देगा या पूरे की आप लोग को व्याख्या पूछ सकता है, और यहाँ पे चौथे में एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछ देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है या इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ऐसा, ठीक है। तो देखो ये चरण कमल बंदौ हरि राय, चाकी कृपा पंगु गिरी लघऊ, ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये आप लोग का जो फर्स्ट ही चैप्टर है ना, सूरदास जी का, आप लोग जानते हो सूरदास के जो पद वाला चैप्टर है उसी में का है ये। तो इसका आप लोग संदर्भ लिख देना। संदर्भ आप कैसे लिखोगे, इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखोगे, इसका थोड़ा अलग लिखोगे गद्यांश से। कैसे, मैं बताता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश, आप लोग उसमें गद्यांश बोल रहे थे, इसमें पद्यांश बोलोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, यहाँ पे आप लोग रचयिता शब्द यूज करोगे, उसमें लेखक यूज कर रहे थे, इसमें रचयिता यूज करोगे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, सिंपल ऐसे आप लोग लिख दोगे। और रेखांकित अंश जो भी इसमें व्याख्या करिएगा, ये नॉर्मल प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप करते रहिएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न अथवा वाला भी हम लोग कर लेते हैं। अथवा वाला यहाँ प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हो कि सुनी सुंदर बैन सुधारन शाने, सयान है जानकी जानी भल्ली, ठीक है, तिरछे करी नैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे। यहाँ पे देखो तुलसी, यानी आपको पता चल जाएगा, यहाँ से भी पकड़ नहीं पाओगे कि तुलसीदास वाले ये चैप्टर से लग रहा है, ठीक है। और लोकित लोचन लाहु अली, अनुराग राग में भानी उदय, बिकसी मंजू मनु मंजुल कंजकली। देखो ये आप लोग का तुलसीदास का जो आप लोग का सेकंड चैप्टर है ना, तुलसीदास जी का, जिसमें आप लोग के 2 सिलेबल हैं, ठीक है, 2 सिलेबल है, जिसमें एक आपका धनुष भंग है, ठीक है, क्या है, एक धनुष भंग है, और एक सिलेबल है जिसका मतलब जिसका नाम है वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर। तो ये वन पथ पर जो सिलेबल है उसी में का ये लाइन्स है, ठीक है। जब मतलब क्या होता है कि राम लक्ष्मण सीता जब वनवास जाते हैं, तो आप जानते हो कि रास्ते में कुछ कुछ गांव की औरतें मिलती हैं, और वो मतलब यहाँ पे उसी का यही अर्थ है कि सुनी सुंदर बैन सुधारे शाने सयानी है जानकी भली, मतलब जो वो औरतें हैं मतलब राम के सुंदर सांवले शरीर को देखकर मतलब सीता से पूछती हैं कि मतलब तुम्हारे क्या लगते हैं, ये आप कौन हैं, ठीक है। तो तिरछे करी नैन तिन्हें, समुझाई करूँ मुस्काई चली। तो क्या करते कि मतलब जो सीता होती है वो मतलब अपने मुख से नहीं बोलती है, स्त्री लज्जा के कारण वो मतलब अपने मतलब इशारों के माध्यम से समझा देती है कि ये मेरे पति है। तो ये चलो ये तो सब व्याख्या मतलब इसका अर्थ हो गया, मैं मतलब आपको एक मतलब बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ गए कि किस चैप्टर से कहाँ से, तो इसका आप संदर्भ लिखते रहना, व्याख्या करते रहना, बाकी मैं बता दिया इसको, तो आप करते रहना। आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। आगे देखो तीसरा प्रश्न आप लोग का किस टाइप का होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, जो तीसरा प्रश्न होगा, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखो यह 5 अंक का होगा। पहले ये काफ़ी
शायद 3 अंक का ही आता था, लेकिन अब 5 अंक का इसे कर दिया गया। तीसरा प्रश्न में देखो आप लोग का हिंदी के पीछे कुछ संस्कृत की भी लाइन्स है, कुछ क्या है संस्कृत की भी मतलब लाइन्स में कर रहा हूँ। संस्कृत के जो कुछ चैप्टर हैं जिसको आप लोग हिंदी की संस्कृत या संस्कृत परिचय क्या बोलते हैं, तो जिसमें आप लोग का एक वाराणसी वाला चैप्टर है, भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उन्हीं किसी भी चैप्टर में से कुछ लाइन्स दे देगा। जैसे देखो यहाँ पे ये लाइन्स दी हुआ है, ठीक है। मतलब एक तरह से इसको हम लोग गद्यांश बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको दे देगा और इसमें भी देखो अथवा करेगा, एक ऊपर देगा एक ये नीचे देगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा कि संदर्भ लिखना रहेगा, ठीक है। और साथ में हिंदी अनुवाद इसका करना होगा। यहाँ पे लिखा ना कि इसका आप संदर्भ लिखिए और साथ में हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का आपको 2 मार्क और हिंदी अनुवाद इसका आप लोग का मतलब लिखोगे तो उसका 3 मार्क यानी 5 मार्क यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से कोई एक का करना है, ठीक। तो आप करते रहिएगा। यहाँ पे मैं इसका मतलब बताऊंगा, हिंदी अनुवाद काफ़ी लेट होगा, आप इसको करते रहिएगा। बाकी मैं बताया कि एक बार मैं इसका पूरा सॉल्यूशन कर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे कैसे लिखा जाएगा लिख कर लाऊंगा एक वीडियो, तो उसमें आपको ये पूरा पूरा इसका अर्थ भी मालूम चल जाएगा। बाकी इसका संदर्भ लिखते समय इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है और न ही कवि का नाम लिखा जाता है, कोई नहीं। केवल जैसे ये ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थल मस्ती, मतलब यह पता पढ़ने से पता चला कि आपका वाराणसी वाले चैप्टर से है। तो ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में लिखित या संस्कृत खंड में अवतरित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस ऐसे आप लोग बनाकर लिख दोगे छोटा सा, आगे लेखकों को इसमें नहीं लिखा जाता है और आपका संदर्भ हो गया और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर जो भी इसका हिंदी अनुवाद है आप कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला देख लेते हैं प्रश्न। ओके चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चौथा, लेकिन उससे पहले देखो शायद मैंने इसका नहीं बताया ना कि ये किस चैप्टर का है। ये तो हम लोग का वाराणसी वाले चैप्टर से है और ये आप लोग का जो गद्यांश दिया हुआ है ये मानव जीवन से संक्रमण संस्कृति अस्माकम, तो ये आप लोग को जब भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है ना, भारतीय संस्कृति उसी से ये है, ठीक है। चलो अगला हम लोग चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि इसमें आप लोग का, अब देखो ये संस्कृत का ये मतलब कुछ इस प्रकार की लाइन्स को गद्यांश का नाम दिया गया है और जो श्लोक हैं उनको पद्यांश कहा गया है, ठीक है। हालांकि ये श्लोक इन्हीं चैप्टर्स के बीच बीच में दिए हुए तो उन्हीं का है, ठीक है। तो चलो इसको पद्यांश का नाम दिया गया, तो इसका आप लोग को क्या करना है कि इनका आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है और इसका भी आपको 5 मार्क सेम उसी प्रकार 2 मार्क संदर्भ का और 3 मार्क आपको हिंदी अनुवाद का मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये देखो श्लोक है और एक यहाँ पे श्लोक है। अब दोनों श्लोकों में से किसी एक को आपको करना है क्योंकि बीच में अथवा है। एक का आपको किसी का संदर्भ लिखना है और साथ में उसका हिंदी अनुवाद करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो ये मतलब फर्स्ट है ना, ये जो मतलब मान हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सुस्ति, तो ये आप लोग का जो ये श्लोक है ना, आप लोग का मतलब जो संस्कृत का चैप्टर है आप लोग का जीवन सूत्राणी, आपका देखना एक चैप्टर है जीवन सूत्राणी, ठीक है। हिंदी वाली संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी में का ये श्लोक है। तो इसका कैसे आप लोग मतलब संदर्भ लिखोगे, तो संदर्भ आप लोग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक, पद्यांश ही लिखना क्योंकि यहाँ पद्यांश लिखा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवतरित जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख देना, इसमें लेखक कवि का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक। तो आप लोग ये समझ गए कि किस चैप्टर से, और इसका हिंदी अनुवाद आप करते रहना। और ये देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। ये किस चैप्टर से है, तो ये आप लोग का जो भारतीय संस्कृति चैप्टर है जी, मतलब जो ये चैप्टर था उसी में ये श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है कि इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो चूंकि ये श्लोक है यानी पद्यांश के अंतर्गत आएगा, तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवतरित या संस्कृत खंड में दिए गए भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, ऐसे आप लोग लिख दोगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये मतलब इसके बाद ये दोनों श्लोकों के बाद ये 5वां प्रश्न आ जाता है।
खंड काव्य से रिलेटेड। किससे? खंड काव्य से रिलेटेड। इसमें आपको खंड काव्य दिया रहेगा 3 मार्क का। तो खंड काव्य चूंकि सभी जिलों का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना कि आप किस जिले से हो, ठीक है। तो आप अपना खंड काव्य पढ़ लेना, याद कर लेना। याद क्या, खंड काव्य थोड़ी याद किया जाता है, आप एक बार कहानी की तरफ पढ़ लेना और एग्जाम में उसको लिख देना, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होता है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं हम लोग पाँचवें के बाद 6 नंबर प्रश्न पे। और 6 जो प्रश्न है, 6 नंबर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछा जाएगा, क और देख सकते हो नीचे ख। ये 2 प्रश्न रहेंगे। क के अंतर्गत आपको 3 लेखकों का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। क्या होगा? जीवन परिचय लिखना होगा, और साथ में उसकी किसी एक मतलब प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका मतलब जीवन परिचय लिखने का 2 मार्क और एक प्रमुख रचना लिखने का आपको 2 मार्क, यानी यहाँ से 5 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपका गद्य से था, ठीक है, गद्य में से किसी एक लेखक का। और ये आप लोग का नीचे देखो, ये मतलब ये कवियों का दिया है, यानी पद्य वाले पार्ट में से कवियों का यहाँ नाम दिया है 3, इसमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और साथ में उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक। तो ये 5-5 10 मार्क तो आप लोग याद कर लेना। मैं अगर बताऊँ तो जयशंकर प्रसाद जी का गद्य में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इन दोनों का आप लोग याद कर लेना, 100% फंस जाएगा, ठीक है। और ये पद्य में आप लोग इसमें गोस्वामी तुलसीदास का और उसके अलावा आप सूरदास का भी याद कर लेना, ठीक है, 2 हो गए। और एक आप महादेवी वर्मा का याद कर लेना, और तीसरा आप लोग अपने हिसाब से चौथा आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, कम 4 याद कर लेना, फंस जाएगा आसानी से। चलो ये हम लोग का 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक। उसके बाद इसको मैं सॉल्व नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं देखो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखवा चुका हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी लिखवा चुका हूँ, महादेवी वर्मा का भी लिखवा चुका हूँ, सूरदास की तुलसीदास का भी लिखवा चुका हूँ। तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज देख सकते हैं जीवन परिचय वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको बार बार इसको मतलब करने से क्या फ़ायदा। चलो उसके बाद इसके बाद देखो ये 7वां प्रश्न कैसा रहेगा, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो 7वां प्रश्न है, ये आपका श्लोक से संबंधित रहेगा। आपको एक श्लोक लिखना होगा और यह 2 मार्क का होगा, 2 लाइन आपको लिखने का 2 मार्क मिल जाएगा श्लोक का। तो श्लोक आप लोग कोई भी 3 श्लोक याद कर लेना आप अपनी हिंदी में जो पीछे संस्कृत दी हुई है ना, उसी के मतलब चैप्टर से। हालांकि मैं काफ़ी भारी श्लोक दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं 3 उसमें से छाँट कर आसान श्लोक लिखवाया हूँ। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें मिल जाएंगे तीनों श्लोक, ठीक है। तो आप मतलब चैनल पर जाना, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, आपको वो तीनों श्लोक मिल जाएंगे, जो आसानी से याद हो जाएंगे, उनको याद कर लेना, ठीक है। चूँकि 3 श्लोक मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद करने को कि देखो यहाँ अभी हमने पीछे देखा कि 2 तो श्लोक आप लोग का क्या आएगा कि संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने को आएगा, तो उन दोनों में से किसी को आपको नहीं लिखना होगा। तो एक एक्स्ट्रा बचेगा, मान लो आपकी भाग खराब रही कि उन्हीं ये 3 जो याद किए उन्हीं दोनों में से यहाँ पे मतलब संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने को पूछ दे पीछे, ठीक है। तो एक तो आपको बचेगा, तो कम से कम आप 3 श्लोक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको एक श्लोक लिखना रहेगा जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। उसके बाद 7वें के बाद 8वां जो प्रश्न रहेगा वो आपका यहाँ पे देखो, जैसे आपका 4 प्रश्न दे देगा, वही हिंदी के पीछे जो संस्कृत वाला पार्ट है उसी में से, उन्हीं के पाठों में से, ठीक है। और इसमें से किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना होगा, किन्हीं 2 का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का रहेगा। देखो यहाँ पे 2 + 2 यानी 4 मार्क। तो यहाँ पे आपको जो भी आ रहा है मतलब उसका आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक आसान है कि पूर्व राजा कह आसित, पूर्व राजा कौन था, तो भाई पूर्व राजा एक भारत बीरह आसित, ऐसे लिख दोगे। और उसके बाद एक और ये प्रश्न आसान है कि चंद्रशेखर कह आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त छ आसित, ठीक है। और ये भी आसान है कि बीरह केन पूजे, तो बीरह वीरेण पूज्यते। ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। किन्हीं 2 का आपको लिखना है आंसर, 2 का लिखोगे आपको 2-2 मार्क, यानी यहाँ से 4 मार्क क्लियर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अंत में जो प्रश्न रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहले 6 मार्क में आया करता था, कि इस साल नए पैटर्न के अनुसार देखो ये 9 मार्क में आप लोग को आएगा निबंध वाला प्रश्न, ठीक है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से किसी एक का आपको उठाकर और टॉपिक बनाकर, किसी एक को उठाकर टॉपिक बनाकर आपको और यहाँ पे निबंध लिखना होगा, और इसका आपको 9 नंबर मिल जाएगा। तो ये था पूरा आप लोग का यूपी बोर्ड का क्लास 10 हिंदी का पेपर, बोर्ड परीक्षा 2023 का कुछ इस प्रकार का पेपर आएगा आप लोग का। तो आप इन सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम फंसेंगे, ठीक। तो सब चीज़ क्लियर कर लेना। बाकी इस प्रकार की मैं और कई ठे वीडियो लाऊंगा, और आप चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है, जो पहले से बनी हुई हैं, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, सब सब्जेक्ट की, ठीक। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।